बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त। एक तो ये है कि जो आरओज के फैसलों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी को मुस्तरद करने के ऊपर, यानी कि जिसमें 90% से ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, उनके ऊपर जो भंगड़े डाल रहे थे, जो मिठाइयां खा रहे थे, उनके मिठाइयां उगलने का और भंगड़ों को रिवर्स करने का वक्त हुआ चाहता है। और जिन्हें ये लगता था कि तहरीक इंसाफ तो ये आरओज नहीं आउट कर दी है, तो उनके जरा परेशान होने का वक्त हुआ चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ी खबर यह है कि 22 जजेस फैसला करने बैठ गए हैं। और इन 22 जजेस के जो फैसले होंगे वो आप देखेंगे कि वो तमाम के तमाम अब लपेट दिए जाएंगे। उन तमाम फैसलों को लपेट दिया जाएगा जो आरओज ने किए। और पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ के ज्यादातर के जो फैसले हैं वो रिवर्स होंगे, और तहरीक इंसाफ जो है वो उनके तमाम लोग जो है वो उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते हुए आपको नजर आएंगे। फैसले आना, अच्छे फैसले आना जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये 22 जजेस कौन है, ये किस तरह से कंट्रोल अदलिया के हाथ में आया है, और अब एक बड़ी लड़ाई कहां होने जा रही है, अहम तरीन खबर यह है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले, इस खबर को शेयर करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर है एक एतराफ के बारे में। ये जो कहते हैं कि हमने इमरान खान को इकट्ठे मिलकर जमहूरी सोच के मुताबिक और जमहूरी अमल के मुताबिक निकाला, नाज़रीन कराम, इस जो दावा है ना, इसके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है एक इंटरव्यू से। घर के भेदी ने लंका ढाई है। ये क्या मामला है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। ये दोनों बड़ी खबरें हैं, ये दोनों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, नजम बाजवा। फेसबुक पे मुझे आपकी ज्यादा मोहब्बतों की जरूरत है। आपको पता ही ऑलरेडी मैंने बताया कि जिस तरह से पेजेस को जो है ना वो रिवर्स करने का सिलसिला ना यहां पर भी शुरू हुआ है। खैर, आपको पता है प्राइस पे करनी पड़ती है हर चीज की, लेकिन कोई मसला नहीं है। जनाब, खबरें सुनते जाइए। सबसे पहली और बड़ी खबर इसी सिलसिले में कि एक इंटरव्यू हुआ है, और वो इंटरव्यू किया है जावेद चोई साहब ने असद उमर के भाई मोहम्मद जुबैर का। ये मोहम्मद जुबैर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा रह चुके हैं, अभी भी आपको पता है कि थोड़े से ऑफ स्क्रीन नजर आते हैं, थोड़े से जो है ना वो साइड पर हटते हुए नजर आते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ इंकशाफ किए हैं। मोहम्मद जुबैर बहुत करीब रहे मरियम नवाज साहिबा के, और उनके तर्जुमान की हैसियत से भी काम करते रहे, गवर्नर सिंध की हैसियत से। मतलब इनके इनके पास काफी ज्यादा जो है ना, इनका जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा पोर्टफोलियो है। ये शरीफ खानदान में से भी बिलखसूस जो नवाज शरीफ खानदान है उसके करीबी समझे जाते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि जो नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को स्पेस मिली वो मेरी मुलाकात की वजह से मिली। अब इन्होंने अपनी उस मुलाकातों के कुछ तफसीलात सामने रखी हैं। ये बताते हैं कि एक मुलाकात जनरल बाजवा से हुई। उसमें मैंने उन्हें कहा, जब आपको पता ही है, जब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके लिए मुश्किलात थी, उनके लिए मसले मसाइल थे, उनका नाम चलना जो है ना वो मुहाल समझा जाता था। आपको याद ही है जब जलसों के अंदर जो है ना वो नाम लिए जाते थे। ये 2019 के बाद की बातें। 2019 में तो आपको पता है ना, ख्वाजा से भी इस बार में कह चुके हैं कि हमसे राब्ता कर लिया गया था। लेकिन 2020 के अंदर एक मुलाकात हुई मोहम्मद जुबैर साहब की जनरल बाजवा के साथ। उस मुलाकात के बाद मोहम्मद जुबैर कहते हैं जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए चीजें आसान होना शुरू होगी। फिर ये एक और मुलाकात के बारे में बताते हैं, और वो मुलाकात बताते हैं जनरल फैज और जनरल बाजवा के बारे में, और बताते हैं जी उसके नताइज फिर आए। यानी कि उसके नताइज क्या है, उसके बाद पीडीएम बनी। यानी कि मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों के नतीजे में स्पेस मिली, मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों के नतीजे में ही पीडीएम बनी, मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों के नतीजे में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिलना शुरू हुआ, मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों के नतीजे में ही इमरान खान को निकालने का मंसूबा बना। और मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि ये मुलाकातें हुई, यानी कि ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी बात की होने वाली टाइमलाइन पे आप चीजें देख लें क्या क्या हुआ। तो ये सब कुछ मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों के बाद हुआ, जिसका इंकशाफ बजाते खुद मोहम्मद जुबैर अपने इंटरव्यू में कर रहे हैं। तो मोहम्मद जुबैर की इस दावे के बाद पता यह चलता है कि पीडीएम का बनना हो, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो, या कुछ सारी चीजें हो, ये सारी की सारी जो चीजें थी वो नवाज शरीफ और तब जनरल बाजवा के दरमियान तय हो रही थी, जिनकी
جو बीच में जो बातचीत कर रहे थे वो मोहम्मद जुबैर के थ्रू, और फिर बाद में होने वाली बहुत सारी मुलाकातें जिनमें डायरेक्ट भी पैगामात के इधर उधर गए, फिर वो आपके सामने ही है, वो सब कुछ हुआ और वो आपके सामने ही किस तरह से चीजें हुई। तो नाज़रीन किराम, जो बात समझ आती है वो ये, जो कहानियां में सुनाते हैं ना, वो हमने जमहूरी अमल के नतीजे में इमरान खान को निकाला। सीधा सादा बड़ा वाज़े झूठ आज इस इंटरव्यू ने साबित किया। सीधा सादा बड़ा वाज़े झूठ। दूसरी बात कि हमें हम जो है ना, वो एक सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में हम तमाम जमातें मिली। सीधा सादा बड़ा वाज़े झूठ, क्योंकि आपको आप मिले नहीं, आपको मिलवाया गया, और जिनको मिलवाया उनके नाम जो है ना वो मोहम्मद जुबैर बता रहे हैं। हैरानगी की बात यह है कि इस मुलाकात के अंदर जिस जनरल साहब को बड़ा करीबी समझा जाता था इमरान खान के, जनरल फैज, उनका जिक्र भी है। तो जनरल फैज के बारे में भी जो उनका किरदार रहा है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवालात हैं, गो के अभी उन सवालात के जवाब मिलना मुश्किल बात है। अभी तो शायद उन सवालात के जवाब ना मिल सकें, लेकिन एक वक्त आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें खुलकर वाज़ेह जो है ना वो सामने हो जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन इमरान खान के साथ था और कौन वो जो ब्रूटस वाला किरदार अदा कर रहा था कि ब्रूटस यू टू, यानी कि ब्रूटस तुम भी। वो एक पुरानी, और वो एक पुरानी जो है ना वो कहानी है, शायद आप समझ गए हो कि मैंने किस तरफ जो है वो इशारा किया है। इस नाज़रीन किराम इंटरव्यू के बाद जो है ना वो जो कहानी है ना, जमहूरी सोच, जमहूरी अमल, फलाना ढीमका, और वो जो कहानी है ना वोट को इज्जत दो, जब ये इनकलाबी बने हुए थे, पता चला था अंदर खाने मेल मुलाकातें कर रहे थे, अंदर खाने जो है ना वो वादे वईद किए जा रहे थे, अंदर खाने माफियां तलाफियां हो रही थी, और अंदर खाने इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद बनना था। आज ये नाज़रीन किराम साबित हो गया। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं उन 22 जजेस के बारे में जिनका मैं ये जिक्र कर रहा हूं। ये 22 जज बैठे हैं नाज़रीन किराम पंजाब में, इस्लामाबाद में, और सिंध में, और केपीके में। अभी बलूचिस्तान के बारे में मुझे उनकी तादाद का इल्म नहीं है, तो लिहाजा मैंने इनको गिना है। ये 22 जज हैं। ये 22 जज करने क्या वाले हैं नाज़रीन किराम? ये 22 जज हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन जजेस हैं जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर बैठ रहे हैं, और ये मुख्तलिफ इलाकों को डील करने वाले हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सूरत हाल है उसको डील करेंगे, और जो शिकायत हैं कागजात नामजदगी के बारे में, उसको जो है ना वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। इतनी बड़ी तादाद के अंदर नाज़रीन किराम हाई कोर्ट के जजेस बैठकर वो फैसले नहीं कर सकते हैं जो आरओज ने किए हैं। अब ये डायरेक्ट पंगा शुरू होने वाला है, मैं आपको वक्त रहते हुए बता रहा हूं। अब अगर इनके पास दो ऑप्शन है, या इनके कानून के मुताबिक जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर कर लें या रिजेक्ट कर दें, दो ही ऑप्शन है। अगर मंजूर करते हैं तो नाज़रीन किराम दूसरे बड़े घर से सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वो ये कहते हैं कि आप रियासत के लिए ये काम ना करें, यानी कि नजरिया जरूरत की बात की जाती है कि आप थोड़ा सा ख्याल रखें, रियासत को इस वक्त आपकी जरूरत है। लेकिन नाज़रीन किराम दूसरी तरफ अगर ये जाते हैं तो फिर इन तमाम जजेस की साख के ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। ये इमरान खान के तरफदार जजेस नहीं है, लेकिन इनमें से ज्यादातर जजेस को मैं जानता हूं, यानी कि जानने से मुराद यह है कि इनके फैसलों को देखा है, इनके इनके कंडक्ट के बारे में मालूम है, तो ज्यादातर जो जजेस हैं वो फेयर जजेस हैं। ठीक है, उनमें ज्यादा बड़ी तादाद जजेस की फेयर जजेस हैं, और ये बड़े सोच समझ कर फैसले करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये तमाम फैसले नाज़रीन किराम इमरान खान के हक में, आप समझ 90% से ज्यादा इमरान खान के हक में फैसले होने जा रहे हैं। मैं जजेस की कुछ तफसीलात आपके सामने रख दूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल्स जो है ना वो काम किया गया है। और फिर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस बतौर अपील ट्रिब्यूनल फैसले सर अंजाम देंगे। जस्टिस फारूक हैदर पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों की खवातीन और की अकलीतों की मखसूस नशस्तों के एतराजात सुनेंगे, जबकि जस्टिस अजद घुराल फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन से तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराजात सुनेंगे। अच्छा जनाब, कहानी सुनते जाएं, मैं आगे आगे आपको बताता हूं। फिर जनाब रिटर्निंग फैसलों के खिलाफ 9 जजेस जो है ना वो सरंजाम दे रहे हैं। इनमें जो है ना वो जस्टिस जो रिसाल हसन सैयद हैं वो लाहौर डिवीजन और जिला उकाड़ा की तमाम कौमी और सूबाई असम्बली जनरल नशिस्तों के एतराजात सुनेंगे। जस्टिस राहील कामरान शेख गुजरावाला और गुजरात डिवीजन की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराजात सुनेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद बहावलपुर डिवीजन और जिला लोधरा की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराजात सुनेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि गुजरात और गुजरावाला को तो मुकम्मल तौर पर खाली करवाया गया है, लिहाजा ये जो जज साहब है ना, जस्टिस जो राहील कामरान है,
یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر ضلع پاک پتن، ساہیوال اور ضلع لودھراں کے علاوہ ملتان ڈویژن کی تمام قومی اور صوبائی جنرل نشستوں کے اعتراضات سنیں گے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ ضلع بھکر اور ڈی جی خان ڈویژن کی تمام قومی اور صوبائی جنرل نشستوں کے اعتراضات سنیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف ضلع اٹک، مری، راولپنڈی کی تمام قومی اور صوبائی جنرل نشستوں کے اعتراضات سنیں گے۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز ضلع چکوال، تلہ گنگ، جہلم، میاں والی اور تحصیل سرائے عالمگیر کی تمام قومی اور صوبائی جنرل نشستوں کے اعتراضات سنیں گے۔ اس کے علاوہ جناب پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں جو الیکشن جو اپلیٹ ٹریبیونل کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ جسٹس شکیل احمد کو الیکشن ٹریبیونل کا جج مقرر کیا گیا، جبکہ جسٹس نعیم انور ہائی کورٹ مینگورہ بینچ میں سماعت کریں گے، اور جسٹس کامران حیات میاں خیل ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کے لیے الیکشن ٹریبیونل کے جو ہے نا وہ فرائض سر انجام دیں گے۔ اسی طرح سے سندھ کے اندر بھی جو ہے نا وہ سندھ ہائی کورٹ کے 6 ججز جو ہے وہ اپنے ٹریبیونلز کے اندر بیٹھ رہے ہیں، جس میں مختلف ججز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یعنی کہ ان ججز کو کل ملایا جائے تو ناظرین کرام یہ 22 ججز بنتے ہیں، اور یہ جو 22 جج ہیں یہ قانون کے مطابق فیصلے دینے والے ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ آپ منظور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور پھر ججز کی سائڈ پہ بھی اور پھر وکلاء کھڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا آج بڑا زبردست اعلامیہ آیا ہے، جس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے جو کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جو وکلاء کو اغوا کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی جو ہے وہ کھڑی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اور نہ دیکھنا ماخر پہ ایک امپورٹنٹ بات، بہت سارے دوست نا یہ اعتراض کر رہے ہیں، عدیل وڑائچ صاحب نے بات کی، اس کے علاوہ بھی میں کافی تجزیہ کاروں کو سن رہا ہوں، اس سے ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ 9 مئی کے جو تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے ہیں نا، اس کے پیچھے ان کی اپنی حرکات ہیں۔ 9 مئی نہ کرتے، معافی مانگ لیتے تو بھی ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کرام کہ 9 مئی کا نام لے کر آپ کس طرح سے مطلب کھلے عام یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کروایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھلے عام یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا، اس لیے آپ سے قانون کے مطابق غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کا مطلب ہے تسلیم کر رہے ہیں کہ ریاست بدلہ لے رہی ہے۔ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 9 مئی جن کا معاملہ عدالتوں کے اندر چل رہا ہے، ان لوگوں کو عدالتیں تو دیکھیں گی، لیکن عدالت سے بڑی ایک اور عدالت پاکستان کے اندر ہے، وہاں پر فیصلہ ہوگا، وہاں سے فیصلے جاری ہوں گے، اصل فیصلے وہاں سے ہوں گے۔ آپ یہ آفیشلی تسلیم کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اندروں اندر سب کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن آپ آفیشلی مان رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا ناظرین کرام؟ آج سال کا آخری دن ہے، میں جب سوچتا ہوں اور کیلکولیٹ کرتا ہوں پچھلے ایک سال میں، آپ غور سے سوچ کے دیکھیے کیا کھویا کیا پایا ہم نے پچھلے ایک سال میں، کیا ہمارے جو ملک کی تباہی اور بربادی ہوئی، کیا آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ 9 مئی تو ہوا سو ہوا، اس کے بعد جو ہوا اور اس سے پہلے جو ہو رہا تھا، کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ وہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ 9 مئی بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ 9 مئی کو بھی جنہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا، لیکن جو 9 مئی سے پہلے ہو رہا تھا، جو 9 مئی کے بعد ہوا، جس طرح سے ہوا، کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے کسی بھی طریقے سے؟ تو آپ خدا کے لیے پاکستان کے اوپر میرے یہ دوست تجزیہ کار ہیں، میں عدیل وڑائچ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں کوئی بات نہیں کروں گا ایسی، لیکن میں کہوں گا خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچیں، اور اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ آپ پاکستان کو پھر کس طرف لے کے جانے کی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک کی خبریں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی اپنے لیے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔